नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी और सहायक प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में अगर हम 10 दिनों की बात करें, तो उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ये शुरुआती 10 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी से आपके आगे की तैयारी का एक तरीके से रास्ता बन सकता है। तो हमने सोचा कि जहाँ परीक्षाओं के होने की उम्मीदें हैं, लगातार नोटिस पर नोटिस आ रही हैं। नोटिस कहाँ आ रही हैं? वेबसाइट पर नहीं आ रही हैं, बल्कि आयोग द्वारा सेंटर खोजने के लिए अलग-अलग जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास लेटर भेजे जा रहे हैं। और बीच में हमने देखा था कि हरदोई जिला से एक लेटर वायरल हुआ था। अब जो यहाँ पर लेटर आया है, ये बांदा जिले का है। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग सक्रिय हो चुका है और जल्दी ही एग्जाम का जो भी उसने प्रस्ताव दिया है कि इस महीने में होगा, इतने-इतने के बीच में हो सकता है। तो कहीं न कहीं आयोग सोच रहा है। तो आयोग सोच रहा है, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। तो उसी सोच को बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि अपने विद्यार्थियों से बात करें कि शुरू के 10 दिनों में आप क्या पढ़ें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आए और आपकी तैयारी अच्छी दिशा में बढ़े। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ने का जो मंत्र है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और जो एक नया लेटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा का है और यहाँ पर भी वही परीक्षाओं हेतु केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और इसमें ये जो नोटिस आई है 19 नवंबर की है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसमें भी यही पूछा गया है कि आपके जो भी जिले में माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, तो इसके लिए केंद्रों की सूची चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहीं न कहीं आयोग सक्रिय है, आप लोगों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आयोग जिन तिथियों के बीच में या महीनों के बीच में एग्ज़ाम कराना चाहता है, तो उस तरीके से आप मानसिक रूप से कैसे तैयार हो सकते हैं, उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अपने पास रखिए। क्वेश्चन बैंक भी आते हैं अलग-अलग पब्लिकेशन के, खास तौर से यूथ कॉम्पिटिशन्स वाला जो पब्लिकेशन है, आप अपने पास रखिए। या फिर आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के शहर में रहते हैं, खास तौर से इलाहाबाद रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप और कोई अच्छी बुक देखिए, जिसमें कि क्वेश्चन के साथ-साथ सही उत्तर दिया गया हो और उन प्रश्नों की व्याख्या दी गई हो। तो ऐसे क्वेश्चन बैंक को ज़रूर आप खरीद लीजिए और खरीद कर 10 दिन पढ़िए। जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो आज से शुरू करके 10 दिनों तक पढ़िए। बिना किसी इधर-उधर दिमाग दौड़ाए हुए, किसी के बातों में आए हुए, आप 10 दिन बैठकर 4 से 5 घंटे तक पढ़िए। अगर आप 10 दिन पढ़ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम 20 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को पढ़ पाएँगे, ठीक है ना? तो 20 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ लेंगे, तो उसमें से आप देखेंगे 50% क्वेश्चन्स के आंसर तो आप यूँ ही चुटकियों में हल कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको नए दिखाई पड़ेंगे, कुछ के लिए थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो शुरुआती 10 दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, ठीक है? चाहे आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो। बीच में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी नेट है, जेआरएफ है, वो एक बार इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। अगर कोई नेट है और जेआरएफ के लिए प्रयासरत है, तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और क्योंकि वो नेट एक बार हो चुके हैं, तो थोड़ा-सा और मेहनत करेंगे तो जेआरएफ हो जाएँगे। लेकिन जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, ये विषय नौकरी वाली है। नौकरियाँ आप देख रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल पर आ रही हैं, आपको उस तरीके से मौके मिल रहे हैं। तो इस मौके को आपको भुनाना है, प्रयास करना है कि इस अप्रोच से आप तैयारी करें कि सफलता हासिल कर पाएँ। मैं नौकरी वाली परीक्षाओं पर इसलिए बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रवृत्ति के परीक्षार्थियों का संगम होता है। कोई उसमें पहली बार शामिल होने वाला होता है, कोई कई बार शामिल हो चुका है, कोई इंटरव्यू तक पहुँच चुका है, कोई कुछ नंबरों से रुका हुआ है। सब में थोड़ा-थोड़ा अंतर है, विविधता है, सबके पास अलग-अलग अनुभव है। तो उनके बीच में आपको जाके तैयारी करना है। आप परीक्षा सेंटर पर जाएँगे,
जिसकी सूची लगातार आयोग मांग रहा है, तो आपको खुद इसका अनुमान लग जाएगा कि कितनी प्रतियोगिता है। तो उस प्रतियोगिता में सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमने सोचा कि मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न करूं, सिर्फ ऐसी बात बताऊं जो कि आपकी सफलता की सीढ़ी हो। और सीढ़ियों पर जब आप चढ़ते हैं तो थोड़ी सी उसमें मेहनत लगती है। किसी भी सीढ़ी पर आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं लखनऊ के भूल भुलैया एक जगह है इमाम बाड़ा में ही, वहां पर गया तो इसकी सीढ़ियां चढ़ने में मेरी हालत खराब हो गई, मतलब सांसें फूलने लगी और बहुत भीड़ भी थी। ठीक है ना? तो हम हमारा जो ये एग्जाम है उसी भूल भुलैया की तरह ही है। हो सकता है कि आप अंदर जाएं तो थोड़ी सी आपको घबराहट सी भी होने लगे, आपको लगे कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। आप एंट्री करने के लिए तो कर लिए, लेकिन कैसे बाहर निकलेंगे? तो उस भूल भुलैया को भी एक प्रतीकात्मक तौर पर आप ध्यान में रख सकते हैं। जो मैंने अनुभव किया वो आपके सामने रख दिया। तो देखिए, जब हम नौकरी वाली परीक्षाओं में जाते हैं तो अलग अलग तरीके के अनुभवी लोगों से हमारा मुकाबला होता है। यूजीसी नेट का एग्जाम तो 6 महीने में होता है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। उसमें भी विविधता होती है। जो नेट हो जाते हैं वो जेआरएफ के लिए प्रयास करते हैं, जो जेआरएफ हो जाते हैं वो पीएचडी के लिए प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जीवन वैविध्यमय जीवन है। तो देखिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को पहले प्राथमिकता में रखना है। अपने टेबल पे आप अगर ढेर सारी किताबें रखे हो, तमाम लोगों के नोट्स रखे हो, तो उनको थोड़ा साइड कीजिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को 10 दिन तक, अगर मेरी बातों पर आप विश्वास करते हैं तो 10 दिनों तक चाय नाश्ता करके, अपने हेल्थ को सही करके, जुकाम इत्यादि ना हो करके 10 दिनों तक पढ़िए। पढ़ते समय आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कि प्रश्न कैसे बनते हैं। किसी रचनाकार से प्रश्न आ रहे हैं, रचना से प्रश्न आ रहे हैं, विषय वस्तु से प्रश्न आ रहे हैं, प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आ रहे हैं, क्रम के आधार पर आ रहे हैं। तो आपको देखना है। ये नहीं है कि आपको रिकॉर्ड बना देना है कि एक ही दिन में मैंने 20 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया, अब मैं क्या करूं। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं या फिर बताते भी हैं कि सर मैंने इतनी इतनी किताबें रख ली है, इन सबको मैं पढ़ लिया, अब और कुछ दीजिए मैं पढ़ूं। ये प्रवृत्ति को आपको खत्म करना पड़ेगा। जो आपके पास किताबें हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए। जब आप समझेंगे तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर हल करते समय कैसे प्रश्न बनते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। किस एरिया से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, कविता खंड से ज्यादा आ रहे हैं, गद्य खंड से ज्यादा आ रहे हैं, उसमें भी रचना से आ रहे हैं, विषय वस्तु से आ रहे हैं, कि रचनाकार से संबंधित आ रहे हैं। ठीक है? तो किस एरिया से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं जिसको कि आप अगर कवर कर लेते हैं, या फिर आप हो सकता है कि पढ़ते हुए उसको इग्नोर करते हो कि इसको नहीं पढ़ना है, उसी एरिया से ज्यादातर सवाल आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब आप हल करें तो एक आप सूची भी तैयार करते जाएं कि भाई किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है? और फिर देखिए कि कैसे प्रश्न दोहराए जाते हैं। मैं कई बार अनुभव करता हूं कि पूरे हिंदी साहित्य में करीब 500 के आसपास में ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में घुमा फिरा कर आते ही आते हैं। जल्दी ही मैं इनकी सूची तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और हो सकता है कि वो आपकी तैयारी में काम में भी आ जाए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले काल विभाजन किसने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें काल विभाजन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो किसने किया, कब किया, किस इतिहास ग्रंथ के माध्यम से किया, किसने प्रयास किया, इस तरीके से सवाल घुमा फिरा कर आते हैं। सभी का उत्तर एक है, ग्रियर्सन। तो देखिए कि कैसे प्रश्न दोहराए जाते हैं। जो प्रश्न दोहराए जाते हैं उनको भी आपको कैच करना है। फिर प्रश्न के पूछने के ढंग बदलने पर भी आप कैसे हल करेंगे। मान लीजिए घुमाकर प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप उसको पढ़ते हुए ये पकड़ लें कि इसका उत्तर यही होगा। इस टाइप से आप जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि यही प्रश्न पिछले एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था, यही प्रश्न इस एग्जाम में या फिर फला एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था। घुमा कर पूछा जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि कितने लोग प्रामाणिक मानते हैं, कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है। यानी कि जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको तो आपको ध्यान में रखना ही है। साथ में आपको देखना है कि प्रामाणिकता से संबंधित, यानी उसकी मैं बोलूं कि वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जो भी मतभेद है, जाहिर सी बात है कि जो साहित्य है इसमें मतभेद से भरे पड़े तथ्य हैं, तो उसको आपको क्लियर करना है। ठीक है? तो किसी एग्जाम में आप देखेंगे कि प्रामाणिकता से सवाल पूछ लिया गया है,
किसी में अप्रामाणिकता से पूछ लिया गया, किसी में अर्धप्रामाणिकता से सवाल पूछ लिया गया। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि कैसे प्रश्न बदल रहे हैं और पूछने का ढंग बदल रहा है, लेकिन उसका उत्तर तो पृथ्वीराज रासो से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको भी आपको कैच करना है। और साथ में मान लीजिए आप महीनों से तैयारी कर रहे हैं और प्रश्न एकदम नया आ गया और आपको उसका उत्तर नहीं पता है, तो आपको घबराना नहीं। सबसे पहली बात है कि आपको धैर्य रखना है। आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जाहिर-सी बात है कि हम भी जब परीक्षाओं में जाते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं, तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। भले कोई बोले कि क्यों घबरा रहे हो? घबराना भी कहीं न कहीं सकारात्मकता की तरफ जाता है। भले लोग बोलते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जो बोलता है वो भी अपने जीवन में कई बार घबराता है। तो ये तो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन उसी समय आपको नियंत्रित करना है। आपको कंट्रोल में लाना है कि अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो हम प्रयास करेंगे। अब हम प्रयास किससे करेंगे? विकल्पों के माध्यम से करेंगे। जो 4-5 विकल्प दिए जाएँगे, उसमें से टैली करेंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, तो ये मानकर चलिए कि उस एग्ज़ाम में आप बढ़त बना लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, लंबी-चौड़ी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें आपको बताऊँ, जिससे कि आपका मनोबल बढ़े और आपको लगे कि ये चीज़ तो मैं भी सोचता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपको कराने के लिए। तो चीज़ें क्या ध्यान में रखना है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए कि कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों को थोड़ा-सा ठहर कर समझना है। ये नहीं कि पढ़ लिए और सही उत्तर देख लिए और आगे बढ़ गए। देखिए उसको, फिर किस एरिया से सवाल आ रहे हैं, प्रश्न कैसे दोहराए जा रहे हैं, प्रश्न पूछने के जो पैटर्न है, अगर उसमें बदलाव आता है तो उसको कैसे किया जाए और एकदम से अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो विकल्पों के माध्यम से हम सही उत्तर तक पहुँचे। तो ये जो मैंने मूल मंत्र बताया हुआ है, अब इसमें आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप इसको समझ पाएँ। ठीक है? जो अप्लाई करेगा निश्चित तौर पर उसको 10 से 15 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे कट ऑफ का बहुत अंतर नहीं होता है। लगभग आप देखेंगे फाइट रहती है। बस अंतर क्या है? 10 से 15 क्वेश्चन का अंतर है। उसी 10-15 क्वेश्चन से लोग सफल होते हैं, उसी 10-15 क्वेश्चन से लोग असफल भी हो जाते हैं। यही है सफलता और असफलता का अंतर। ये चीज़ आप समझिए। अब हम बात करें कि मान लीजिए आप यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए एकदम से कमर कसकर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं और साथ में आपने नेट भी क्वालिफाइड कर लिया है, जेआरएफ भी हो गए हैं, तो आपके लिए दूसरा विकल्प है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी देंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता सेंटर अगर अलग-अलग नहीं रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सही समय पे अपना दे सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि सन 2013 में यूपी टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एक के बाद एक हुआ था। मान लीजिए एक एग्ज़ाम हुआ था 10 तारीख को, तो दूसरा एग्ज़ाम 11 तारीख को था और उस समय सबका सेंटर भी अलग-अलग था। ठीक है? टीजीटी, पीजीटी का सेंटर कई जिलों में था, तो और फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था वो इलाहाबाद में था। तो अलग-अलग जिलों के लोगों का तो थोड़ा-सा भाग-दौड़ होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से नोटिस निकल रही है सूची सेंटरों की सूची की अगर खाली हो तो कैसे-कैसे कराया जाए, तो संभावना ये बन सकती है कि भाई जल्दी-जल्दी ही एग्ज़ाम हो। ठीक है? तो दोनों परीक्षाओं की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मान लीजिए आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये अनुभव करेंगे कि उसमें से 95 से लेकर 100 क्वेश्चन लगभग 90% बच्चे कर लेंगे। लगभग 90% बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे जो सही मायने में पढ़ते हैं। जो मैराथन क्लास पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं या फिर ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियो पे विश्वास नहीं करते हैं, जो कंटेंट पे और फॉर्म पे विश्वास करते हैं और सही दिशा पे विश्वास करते हैं, ऐसे विद्यार्थी आप देखेंगे कि 125 में 95-100 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं और वो फिर इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि क्या मैं सूची में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या ज़्यादा है। अंतर कहाँ हो रहा है? अंतर जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है वहाँ पर हो रहा है। वो 25 क्वेश्चन का जो अंतर है उसको आप खत्म करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों को जब बारीकी से देखेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही इस चीज़ को बता दिया, ठीक है ना? तो उसको आप खत्म कर लेंगे, अंतर मिट जाएगा। 25 क्वेश्चन में अगर आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बना भी लेते हैं,
तो आप फाइट में आ गए। जहां 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में 90% बच्चे हैं, वहीं ये मानकर चलिए कि 100 से लेकर 115 तक, ठीक है ना, कम से कम 5% बच्चे होंगे, ठीक। और 115 से लेकर 125 के बीच में 5% बच्चे होंगे। तो इस तरीके से ये मानकर चलिए कि बहुत हाई मेरिट में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 5% लोग हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। मुझे याद आता है कि जब मैं सन 2011 का यूपी टीजीटी पीजीटी दिया हुआ था, तो 125 में 123 क्वेश्चन सही था। हालांकि वो क्वेश्चन पेपर इजी था, लेकिन पेपर तो पेपर होता है। हम तैयारी कई बार बहुत कठिन करके जाते हैं, लेकिन पेपर इजी आ जाता है तो भी दिक्कत होती है। आपने क्रिकेट देखा होगा कि कई बार हम फुल टॉस बॉल पे भी आउट हो जाते हैं, और कई बार लोग बोलते हैं ये तो छक्का मारने वाली बॉल थी, फला ने गलती कर दी, मैं रहता तो छक्का मार देता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति सामने था वो भी अपना प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाएं प्रयास करने के लिए ही कराई जाती हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। तो चीजें तो बहुत चीजें हैं यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए कि कैसे कैसे अंतर है, इस अंतर को देखिए। बहुत मैं बारीक चीज बता रहा हूं, और ये चीज वही बता सकता है जो इन पीड़ाओं से गुजरा होगा। हाथ फैलाकर बड़ी बड़ी बातें करके जुल्फे झाड़ते हुए ये लोग क्या बताएंगे। तो चीजें हैं, कई बार बताना पड़ जाता है कि बारीक चीजों को आपको ध्यान रखना है। अंतर कहाँ हो रहा है? अगर 125 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें 95 से 100 क्वेश्चन करने वाले आपको 95% बच्चे मिल जाएंगे, और उससे अधिक आपको मुश्किल से 8 से 10% ही बच्चे मिलेंगे, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें कितने परसेंट का होता है? 6% का ही होता है, लेकिन होता तो है। इस चैनल पर बहुत बच्चों का हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, आप यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस तैयार करके रखिए, प्रिंट करके अपने पास रखिए। उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि कितने काव्य से सवाल आए, कितने गद्य से आए, कितने अन्य गद्य विधाओं से आ गए। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अन्य गद्य विधाओं को इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। बाकियों को तो आप कर लेंगे बढ़िया से, लेकिन अन्य गद्य विधाओं में कि कौन यात्रावृत्त है, कौन संस्मरण है, कौन जीवनी है, कौन रेखा चित्र है, ठीक है ना, कौन गद्य काव्य है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो उनको नोट करिए, इस पे आप विशेष फोकस करिए। मेरा तो यही मानना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। फिर व्याकरण से रिलेटेड, इसमें कुछ भाषा विज्ञान के भी सवाल रहते हैं, कुछ उदाहरण से रिलेटेड सवाल रहेंगे, कौन तद्भव है, कौन तत्सम है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इस तरीके से सवाल आते हैं। फिर संस्कृत साहित्य से भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना, और फिर नई रचनाओं से संबंधित सवाल आ रहे हैं। संस्कृत साहित्य में भी व्याकरण है, और व्याकरण आप देखेंगे कि रूपों पर आधारित है, शब्द रूप और धातु रूप। तो आप जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए, तो आप देखेंगे कि करीब 60 से 70% ऐसे रूप पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर हल करते समय केवल आंसर तक मत सीमित रहिए, उनको नोट कर लीजिए। हो सकता है कि उसी में से 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप क्या कर जाएंगे? लीड कर जाएंगे। परीक्षाओं में क्या है कि कम से कम गलतियां करेंगे तो आप अपनी सफलता तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है। 125 में कम से कम अपना टारगेट रखना है कि 115 तक आपको जाना है। इतना टारगेट रखेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। कठिन आएगा तो 115 तक आप कर लेंगे, आसान आ जाएगा तो भाई 125 में 125 भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, और अपना उदाहरण मैंने बताया भी था, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आपको पढ़ना है, बस उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है कि यूनिट के हिसाब से सिलेबस बटा, और इसमें क्वेश्चन है 100, जिसमें कि 70 क्वेश्चन आपके हिंदी से हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से हैं। बहुत अनुभवियों से आप बात करेंगे तो उन लोगों का कहना है कि 70 क्वेश्चन तो सभी लोग आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। 30 क्वेश्चन पे फोकस कर, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आपको संतुलन बना के चलना पड़ेगा। 30 में आप टारगेट कीजिए कि आपका 20 क्वेश्चन सही हो जाए, और 70 में आप टारगेट कीजिए कि आपका कम से कम 60 के आसपास में क्वेश्चन सही हो जाए। 80 क्वेश्चन सही हो गया तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। ये कब होगा? जब आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तब। जो सारी किताबें आपके पास मौजूद हैं उन्हीं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तब, और प्रैक्टिस करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया, जिसमें हिंदी भाषा और उसकी उपभाषाएं हैं, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र में भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड है, टर्निंग पॉइंट्स है जिसमें ज्यादा मेहनत करने वाली बात है। अब वो जो टेक्स्ट लगे हुए हैं, कविता है, कहानी है, नाटक, उपन्यास, निबंध और अन्य गद्य विधा है।
तो यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए आपने बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा भी होगा, और जो नई रचनाएं होंगी जिनको आपने नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम के पहले थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस रचना से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। जो रचना फेमस होगी, जाहिर सी बात है कि उससे सवाल आएंगे ही आएंगे, उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो फेमस रचनाओं को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगा कि जो 10 दिन है, शुरुआत के 10 दिन, क्योंकि मुझे लगता है ना कि शुरुआत बड़ी कठिन होती है, बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, संघर्षपूर्ण होती है। तो अगर आप शुरुआत अच्छा कर लेते हैं, तो फिर धीरे-धीरे जो अंत होता है, वो भी सही होता है। और फिर मैं आपको क्रिकेट के मैदान में ले जाऊँगा कि कोई भी बल्लेबाज कितना भी अनुभवी हो, शुरुआत के 2-4 ओवर या मैं कहूँ 10 ओवर तक टेस्ट मैच की तरह, तो 10 ओवर वो टेस्ट करता है, इसके बाद अगर वो टिक जाता है, तो शतक भी लगा देता है। आपको भी वही करना है। शुरुआत के 10 दिनों में आप इतना बेहतरीन तरीके से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और फिर जब आप नोट्स पढ़ेंगे और अन्य प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, तो आपको एन्जॉयमेंट आएगा, आपको लगेगा कि नहीं, इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए था। मैं तो फालतू में ही परेशान हो रहा था, फलाँ के बारे में सोच रहा था, ढेका के बारे में सोच रहा था, फलाँ कोचिंग मैराथन करा रही थी, ढेका कोचिंग कोर्स बेच रही थी। इन सारी चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो कुछ है, उसी पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। बाकी ये चैनल आपके साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।